उसके साथ ही आएंगे। इससे पहले कभी भी लोकसभा इलेक्शन से पहले वजारत उज़्मा के इतने ऐलानिया दावेदार नहीं रहे हैं जितने इस बार हैं। इस बार तमाम सियासी जमातों के लिए जान को लग रहा है कि लोकसभा मुअल्लक रहेगी। 90 की दहाई में जिस तरह के हालात थे वैसे सियासी हालात रहेंगे और HD देवगौड़ा या IK गुजराल जैसे लीचान को भी वजीर आजम बनने का मौका आ सकता है। इसलिए बेशतर लीचान ने अपनी दावेदारी का ऐलान कर दिया है। बीजेपी की जानिब से नरेंद्र मोदी उनके ऐलानिया दावेदार हैं। पार्टी ने बाज़ाब्ता तौर से उनको अपना उम्मीदवार पेश किया है, लेकिन पार्टी में कई गैर ऐलानिया दावेदार भी हैं और कहा जा रहा है कि सीटों की तादाद की बुनियाद पर उनकी दावेदारी उभरेगी। इसी तरह पहली बार कांग्रेस ने कहा है कि वो वजीर आजम के ओहदे के अपने दावेदार के नाम का ऐलान करेगी। खुद सोनिया गांधी ने कहा है कि मुनासिब वक्त पर नाम का ऐलान होगा। अंदाजा लगाया जा रहा है कि 17 जनवरी को कांग्रेस कन्वेंशन में या उसके बाद नाम का ऐलान होगा। राहुल गांधी से लेकर सुशील कुमार शिंदे और मीरा कुमार के नाम जेरे गौर हैं। बीजेपी और कांग्रेस से अलग अन्ना DMK सरबराह जयललिता की पार्टी ने उनको वजारत उज़्मा का दावेदार बनाया है, तो समाजवादी पार्टी की जानिब से मुलायम सिंह के नाम का ऐलान बार बार किया जा रहा है। BSP सरबराह मायावती मुस्तकिल दावेदार हैं, तो इस बार नीतीश कुमार की दावेदारी की भी बहस छिड़ी हुई है। शरद पवार भी मुस्तकिल दावेदारों में शामिल हैं और अरविंद केजरीवाल को उनकी पार्टी फितरी तौर से दावेदार मान रही है। आम आदमी पार्टी के सबब कांग्रेस और बीजेपी दोनों मुश्किलात में मुब्तला हैं। बीजेपी ने BS येदियुरप्पा को पार्टी में वापस लेने का फैसला कर लिया है, लेकिन पार्टी के रहनुमा शुकूक व शुबहात का इजहार कर रहे हैं कि आपके लोग इसे इशू बनाकर कर्नाटक खासकर बेंगलुरु में पार्टी को नुकसान पहुंचा सकते हैं। इसी तरह बीजेपी ने हरियाणा में ओम प्रकाश चौटाला की पार्टी इनेलो के साथ इत्तेहाद का फैसला किया था, लेकिन हरियाणा में आपकी मकबूलियत की वजह से बीजेपी ने अपने आप को पीछे किया है। पार्टी रहनुमा मान रहे हैं कि अगर चौटाला से इत्तेहाद हुआ तो नुकसान होगा, इसलिए सिर्फ कुलदीप बिश्नोई की हरियाणा जनहित कांग्रेस के साथ इत्तेहाद का मसला ज़ेर गौर है। वाज़ेह रहे कि हिसार सीट पर लोकसभा के ज़िमनी इलेक्शन में अरविंद केजरीवाल पहली बार इंतखाबी हल्के में उतरे थे और अच्छा उम्मीदवार चुनने की उनकी तशहीर का फायदा बिश्नोई को मिला था। बहरहाल दूसरी जानिब कांग्रेस भी आपको लेकर कश्मकश में मुब्तला है। बीजेपी ने उसको इस बात के लिए तनकीद का निशाना बनाया है कि एक तरफ वो दिल्ली में आपको हिमायत दे रही है और दूसरी जानिब बिहार में राष्ट्रीय जनता दल के साथ भी इत्तेहाद करना चाहती है। ये भी कहा जा रहा है कि कांग्रेस आपका भी हिमायत कर रही है और आदर्श घोटाले के मुलजिम बताए जा रहे अशोक चौहान का हर तरह से साथ दे रही है। कांग्रेसी लीचान को लग रहा है कि जहां उनके लिए जान पर इल्जाम आयद हुए हैं या जहां पर उन्होंने मुलजिम पार्टियों के साथ तालमेल किया है, वहां उनको आपसे नुकसान पहुंच सकता है। अब आज की ताजा सुर्खियां है, ये लीक से कुछ हटकर है। इनसे देश की दशा दिशा के हाल बूझ सकेंगे। दिल्ली में आज भारतीय जनता पार्टी के आला लीडरान और वज़राए आला की अहम मीटिंग हुई, जिसमें 2014 के लोकसभा इलेक्शन की हिकमत अमली तय की गई। मीटिंग के बाद पार्टी के सीनियर रहनुमा अनंत कुमार ने कहा कि बीजेपी नरेंद्र मोदी फॉर PM कैंपेन चलाएगी और 10 करोड़ खानदानों तक जाएगी। उन्होंने कहा कि बीजेपी वोट भी मांगेगी और नोट भी। मीटिंग में वोटरों से बराह रास्त राब्ता कायम करने की जरूरत पर जोर दिया गया और साथ ही साफ शबीह के उम्मीदवारों को ही इलेक्शन में खड़ा करने की बात की गई। बीजेपी ने कहा कि नरेंद्र मोदी की रैली मुल्क भर में जारी रहेगी। बीजेपी साबिक वजीर आजम अटल बिहारी वाजपेयी की यौम पैदाइश 25 दिसंबर को बीजेपी ज़ेरे क़यादत रियासतों में यौम बेहतर नज़्म नस्क भी मनाएगी। दिल्ली में आम आदमी पार्टी को लेकर हुकूमत बनाने के लिए हिमायत देने पर कांग्रेस के अंदर आवाज बुलंद होने लगी है। कांग्रेस आला क़यादत के फैसले से कांग्रेस के कुछ बड़े रहनुमा और पार्टी कारकुनान नाखुश हैं। कई कारकुनान ने आज दिल्ली रियासती कांग्रेस के दफ्तर पर एहतजाज भी किया। पार्टी जनरल सेक्रेटरी जनार्दन द्विवेदी ने कहा कि कांग्रेस में ये राय है कि हुकूमत बनाने के लिए आपको हिमायत का फैसला शायद सही नहीं है। उन्होंने कहा कि मैंडेट कांग्रेस के लिए नहीं था, शायद हमें अपोजिशन का किरदार
अदा करना चाहिए था और अवाम के इश्यूज उठाने चाहिए थे। कांग्रेसी रहनुमा रमाकांत गोस्वामी ने कहा कि आम आदमी पार्टी के रहनुमा जिस तरह की जबान का इस्तेमाल कर रहे हैं वो बिल्कुल मंजूर नहीं है। इससे पहले आपके रहनुमा योगेंद्र यादव ने कहा था कि आप कांग्रेस को अपना हलीफ नहीं मानती है और आपकी हुकूमत कांग्रेस के खिलाफ इल्जामात की जांच करेगी, भले आपकी हुकूमत पहले दिन ही क्यों नहीं गिर जाए। दिल्ली में आम आदमी पार्टी की हुकूमत बनने का रास्ता साफ हो गया है। सदर जमहूरिया प्रणब मुखर्जी ने आपके रहनुमा अरविंद केजरीवाल की जानिब से किए गए हुकूमत साजी के दावे को मंजूर कर लिया है। केजरीवाल ने पीर के रोज लेफ्टिनेंट गवर्नर नजीब जंग के सामने अपना दावा पेश किया था, जिसे उन्होंने मंजूरी के लिए सदर जमहूरिया के पास भेजा था। सदर जमहूरिया की मंजूरी के बाद तय हो गया है कि आम आदमी पार्टी की हुकूमत 26 दिसंबर को रामलीला मैदान में हलफ उठाएगी। पार्टी के सीनियर रहनुमा मनीष सिसोदिया ने कहा है कि वज़रा के नाम का फैसला बुध को होगा। पहले वज़रा के नाम का ऐलान आज किया जाना था, लेकिन इसे एक दिन के लिए मुलतवी कर दिया गया है। उन्होंने कहा कि वज़रा के बंगला लेने के बारे में भी बुध को ही फैसला होगा। दिल्ली के चीफ सेक्रेटरी डीएम सपोलिया ने आम आदमी पार्टी के रहनुमा अरविंद केजरीवाल से मुलाकात की। चीफ सेक्रेटरी ने गाजियाबाद के कौशाम्बी में जाकर केजरीवाल से मुलाकात की। उसके बाद उन्होंने दिल्ली के दिगर अफसरान के साथ भी मीटिंग की। इस बीच केजरीवाल ने वाज़ेह कर दिया है कि वो कोई सिक्योरिटी नहीं लेंगे और न ही एस्कॉर्ट्स लेंगे। उन्होंने दिल्ली पुलिस को खत लिखकर वाज़ेह कर दिया है कि उनको तहफ़्फ़ुज़ न दिया जाए। उन्होंने ये भी कहा है कि खुदा उनका सबसे बड़ा मुहाफिज है। इस बीच उनकी पार्टी के सीनियर रहनुमा मनीष सिसोदिया ने कहा है कि चाहे आसमान गिर जाए, उनकी हुकूमत 15 जनवरी तक जन लोकपाल बिल पास करेगी। अदालत उस्मा के सुबुकदोश जज जस्टिस A.K. गांगुली पर जिनसी इस्तेसाल का इल्जाम लगाने वाली इंटर्न खातून वकील ने इस बात का इशारा किया है कि वो जस्टिस गांगुली के खिलाफ बाज़ाब्ता तौर पर मुकदमा दर्ज करा सकती है। इंटर्न खातून वकील ने लीगली इंडिया नाम के जिस ब्लॉग पर पहली बार इस मामले का खुलासा किया था, उस पर लिखा है कि जो लोग उसकी बातों को गलत बता रहे हैं वो उसकी बेइज्जती कर रहे हैं और अदालत उस्मा के तय भी बेइज्जती का इजहार कर रहे हैं। खातून इंटर्न वकील ने लिखा है कि वो मुनासिब वक्त पर मुनासिब कार्रवाई को आगे बढ़ा सकती है, ये उसकी सोच पर है। इंटर्न खातून वकील ने जस्टिस गांगुली का नाम लिए बगैर लिखा है कि जो लोग अफवाहें फैला रहे हैं और इशू का सियासीकरण कर रहे हैं वो कुंद जहनियत की वजह से ऐसा कर रहे हैं ताकि इशू को उलझाया जा सके और वो जांच व जवाबदेही से बच निकले। गौरतलब है कि जस्टिस गांगुली ने चीफ जस्टिस पी सदाशिवम को खत लिखकर कहा है कि वो पूरी तरह से बेकसूर हैं और उन्होंने कुछ बेहद ताकतवर लोगों के खिलाफ फैसला दिया था, इसलिए उनको फंसाया जा रहा है। अमेरिका में वीजा जाली दस्तावेज के इल्जामात में घिरी हिंदुस्तानी खातून सफारतकार दिव्यानी खोबरा कड़े को मुकम्मल सफारती इस्तेस्ना दिलाने के लिए जो दस्तावेज अमेरिकी वजारत खारजा को भेजे गए हैं उनका जायजा लिया जा रहा है। मुकम्मल सफारती इस्तेस्ना दिलाने के लिए हुकूमत हिंद ने दिव्यानी को अक़वाम मुत्तहिदा के मिशन में भेज दिया है और इसके लिए जरूरी दस्तावेज अमेरिकी वजारत खारजा को भेजे गए हैं, जो उनका जायजा लेने के बाद दिव्यानी के लिए शनाख्ती कार्ड जारी करेगा। अमेरिकी वजारत खारजा ने ये वाज़ेह नहीं किया है कि कब तक ये काम मुकम्मल हो जाएगा और दिव्यानी के दस्तावेज पूरी तरह से दुरुस्त हैं या नहीं। फिलहाल अब एक ब्रेक है, फिर राजकाज की खबर देने वाली बातें होंगी। देखिए ETV उर्दू सभी DTH प्लेटफॉर्म पर, डिश टीवी पर चैनल नंबर 787, एयरटेल पर चैनल नंबर 610, टाटा स्काई पर चैनल नंबर 176, बिग टीवी पर चैनल नंबर 972, वीडियोकॉन पर चैनल नंबर 750। देखिए आपका अपना चैनल और भी बेहतर क्वालिटी में। उभरते कश्मीर के अनछुए पहलू, नई सोचो फिक्र, मुनफरिद तहजीब और रिवायात जिनसे फूट पड़ते हैं कश्मीरियत के रंग। देखिए कश्मीर एक्सप्रेस पीर की रात 8 बजे और मंगल की शाम 6 बजे सिर्फ ETV उर्दू पर। दक्कन की हर छोटी बड़ी सरगर्मी पर हमारी नजर, लेकिन आप तक पहुंचाते हैं सिर्फ वो खबर जो करे आपको बेदार। सियासत के गलियारों से रोजमर्रा की जिंदगी, दक्कन के गोशे गोशे से आप तक खबरें पहुंचाता दक्कननामा, रोजाना शाम 6:30 बजे। मजहब की न सूबों की न फिरकों की फकत
अल्लाह के हर दिल की ज़बान है उर्दू। न दिए का है न हवा का है, यहाँ जो भी कुछ है खुदा का है। यहाँ ऐसा कोई दिया नहीं जो जला हो और वो बुझा ना। सुना है रब्त है उसको खराब हालों से, तो अपने आप को बर्बाद करके देख। बहुत अच्छा है, वाह वाह। दिल से अपनाया न उसने, गैर भी समझा नहीं, ये भी एक रिश्ता है जिसमें कोई भी रिश्ता नहीं। परसों की रस्मों राह थी, एक रोज उसने तोड़ दी, होशियार हम भी कम नहीं, उम्मीद हमने छोड़ दी। मयारी शेरो अदब और उर्दू जबान के फरोग की जानिब ईटीवी उर्दू की एक और पहल। देखिए प्रोग्राम अंदाज़े बयां हर पीर का जुमेरात दोपहर 2:30 बजे सिर्फ ईटीवी उर्दू पर। बच्चों में लैप्रोस्कोपी के जरिए एक्चुअली पेट में और चेस्ट में एक्चुअली ऑपरेशंस कैसे कर सकते हैं, कितना आसानी से कर सकते हैं एंड कितना फायदा होता है बच्चों के लिए एंड माँ बाप के लिए भी। इस जुमेरात आदाब डॉक्टर में हमारी बातचीत होगी बच्चों में एब्डोमेन और चेस्ट में लैप्रोस्कोपिक सर्जरीज के बारे में। डायल कीजिए 040-233-13820 और 233-13380। आदाब डॉक्टर इस जुमेरात शाम 5 बजे सिर्फ ईटीवी उर्दू पर। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। हाशिए में इधर उधर कई बातें व घटनाएं दबी हुई होती है, इनका खासा राजनीतिक अर्थ होता है। उन्हीं में से अब पेश है राजकाज की कुछ बातें। कांग्रेस पार्टी 4 रियासतों के इंतखाबात में शिकस्त से उबर कर लोकसभा की तैयारियों में लग गई है। उसके नायब सदर राहुल गांधी पूरी तरह से सियासत को संभाल रहे हैं, तो हुकूमत से कहा गया है कि वो अगले 2 महीने जोरदार तशहीरी मुहिम चलवाए। भारत निर्माण की तशहीर का तीसरा मरहला बहुत जल्द शुरू होगा, जो मार्च के पहले हफ्ते तक चलेगा। मार्च के पहले हफ्ते में लोकसभा इलेक्शन का नोटिफिकेशन जारी होने का इम्कान जाहिर किया जा रहा है। उस वक्त तक यूपीए हुकूमत के कामकाज का जोरदार तरीके से तशहीरी कैंपेन चलाया जाएगा। हुकूमत पहले ही तशहीरी कैंपेन के लिए 600 करोड़ रुपए की मंजूरी दे चुकी है और इस रकम का लगभग निस्फ हिस्सा इसी माली साल में खर्च किया जाना है। वजीर आजम मनमोहन सिंह ने पार्लिमानी बोर्ड की मीटिंग में कहा कि पार्टी हुकूमत की कामयाबियों के बारे में लोगों को नहीं बता सकी है। इस बार इस कमी को दूर किए जाने की कोशिश है। कांग्रेस को जहां यूपीए हुकूमत के कामकाज की तशहीर का भरोसा है, वहीं बीजेपी का भरोसा पूरी तरह नरेंद्र मोदी पर मरकूज है। बीजेपी के इंतखाबी मुहिम कमेटी के इजलास में लगभग तमाम लीडरान ने कहा कि जहां जहां मोदी की रैलियां मुनक्किद हुई हैं, वहां का माहौल बदल गया है। चुनांचे अगले 5 महीने में मोदी की नॉन स्टॉप रैलियां मुनक्किद होंगी। बताया जा रहा है कि अगर इलेक्शन के वक्त होने वाली रैलियों को जोड़ ले तो नरेंद्र मोदी की कुल 250 रैलियां मुनक्किद होंगी। बीजेपी की कोशिश पूरे हिंदी बेल्ट और मगरबी व नॉर्थ ईस्ट रियासतों में मोदी की रैलियां मुनक्किद कराने का है। बीजेपी का हदफ करीब 25 करोड़ लोगों को मोदी की रैलियों में लाने का है। बीजेपी का अंदाजा औसतन एक रैली में 5 लाख लोगों के आने का है और इस लिहाज से 250 रैलियों में 25 करोड़ लोगों के आने का हदफ है। इस अहम हदफ को हासिल करने के लिए बीजेपी पूरा जोर लगाएगी। राहुल गांधी और कांग्रेस को ये विचार करना चाहिए कि राजनाथ सिंह और नरेंद्र मोदी की कमान के साथ भाजपा जिस तेजी से काम कर रही है, वैसा क्या कांग्रेस कर पा रही है? कांग्रेस में अटकलें हैं, नेता हैं, बातें हैं, मगर एक्शन नहीं है, संगठन ठहरा हुआ है। इस पर आगे चर्चा करें, उससे पहले देखें मेरा ये खुलासा। कांग्रेस के नायब सदर राहुल गांधी की क़यादत में पार्टी को 1 साल के अंदर दूसरी बार बदलने की तैयारियां हो रही हैं। गुज़िश्ता साल जनवरी में राहुल गांधी को नायब सदर चुना गया था। उसके बाद उन्होंने कांग्रेस के तहसील सतह के लीडरान से बातचीत करके और 6 महीने के भारी भरकम कवायद के बाद कांग्रेस पार्टी में बड़े पैमाने पर तब्दीली की थी। कामराज स्कीम के तर्ज पर कई वज़रा के इस्तीफे हुए थे और उनको पार्टी के कामकाज में लगाया गया था, लेकिन उसके बाद हुए 4 रियासतों के इंतखाबात में कांग्रेस बुरी तरह से शिकस्त से 2-4 हुई।
उसका सुपड़ा साफ हो गया। चुनांचाप 6 महीने के अंदर कामराज प्लान पार्टी 2 की तैयारियां चल रही हैं। एक बार फिर वज़रा के इस्तीफे के दौर शुरू हो गए हैं। माहौलियात व जंगलात की वजीर जयंती नटराजन ने इस्तीफा दे दिया है। उनको कांग्रेस पार्टी में शामिल किए जाने पर बहस छिड़ी हुई है। बताया जा रहा है कि कांग्रेस के नायब सदर राहुल गांधी कई और वज़रा को पार्टी में लाना चाहते हैं, इसलिए बहुत जल्द मजीद रहनुमा इस्तीफा देंगे। हालांकि इसमें भी कई किस्म की बहस है। बताया जा रहा है कि सिर्फ उन्हीं वज़रा के इस्तीफे होंगे जो राज्यसभा में है और जिनको इस बार लोकसभा का इलेक्शन नहीं लड़ना है, उनको ही पार्टी में काम सौंपा जाएगा। राहुल गांधी ने एक स्कीम के तहत जून में जब पार्टी में बदलाव किया तो उन्होंने इलेक्शन लड़ने वाली और जमीनी सियासत करने वाले लीड जान को पार्टी में शामिल किया। उन्होंने लोकसभा इलेक्शन जीते सीपी जोशी, अजय माकन, मुकुल वासनिक, गुरदास कामत को जनरल सेक्रेटरी बनाया तो संदीप दीक्षित, भक्तचरण दास को तर्जुमान बनाया। लोकसभा इलेक्शन जीते कई नौजवान लीडरों को सेक्रेटरी भी बनाया गया है, लेकिन अब बुहरान पैदा हो गया है कि सबको लोकसभा इलेक्शन लड़ना है। जमीनी सियासत करने वाले जिन लीड जान को राहुल ने जनरल सेक्रेटरी बनाया है, उनमें से भी दिग्विजय सिंह, शकील अहमद, मोहन प्रकाश वगैरह को लोकसभा का इलेक्शन लड़ना है। चुनांचा कहा जा रहा है कि जिनको लोकसभा का इलेक्शन लड़ना है वो अपना इलेक्शन संभाले और पार्टी में काम के लिए दूसरे रहनुमा लाए जाएंगे। इस लिहाज से जयंती नटराजन का इस्तीफा एकदम सटीक है। उनके अलावा गुलाम नबी आजाद, जयराम रमेश, आनंद शर्मा वगैरह के इस्तीफे की भी खबरें हैं। ये रहनुमा पहले पार्टी में काम कर चुके हैं। आजाद तो हुकूमत और पार्टी दोनों में एक साथ भी रहे हैं। जयराम रमेश गुज़िश्ता इलेक्शन से ठीक पहले इस्तीफा देकर कांग्रेस वार रूम का काम संभालने गए थे, इसलिए इन तजर्बाकार लीडरान के कांग्रेस पार्टी में आने से कामकाज में बेहतरी आने की उम्मीद है। कुल हिंद कांग्रेस कमेटी के अलावा रियासती कांग्रेस के ढांचे में भी बदलाव होना है और 4 रियासतों के नतीजे के फौरन बाद एकदम फटाफट अंदाज में छत्तीसगढ़ और दिल्ली के रियासती सदर तब्दील किए गए। अब कहा जा रहा है कि राजस्थान, मध्य प्रदेश, हरियाणा, उत्तराखंड, महाराष्ट्र वगैरह रियासतों में बदलाव होगा। ताहम सवाल है कि AICC या रियासती तंजीमी ढांचा कांग्रेस की खराब हालत के लिए जिम्मेदार है और क्या इसमें बदलाव कर देने से कांग्रेस लोकसभा इलेक्शन में बेहतर कारकर्दगी के लिए तैयार हो जाएगी। ज्यादातर लीडरान का मानना है कि मरकजी हुकूमत के कामकाज को लेकर और खासकर महंगाई व बदउनवानी की वजह से कांग्रेस की छवि ही बिगड़ी है, इसलिए पार्टी में रद्दोबदल करके इसे दुरुस्त नहीं किया जा सकता। फिर भी इन दिनों कांग्रेस में बदलाव का सस्पेंस छाया हुआ है। अब एक ब्रेक है, उसके बाद कांग्रेस संगठन पर चर्चा करेंगे। भागती दौड़ती जिंदगी में खबरों की कोई कमी नहीं, लेकिन हम आप तक पहुंचाते हैं सिर्फ वो खबरें जिसमें ना है कोई जानिबदारी, ना ही सनसनी। खबर जो हर दम आपको रखे बाखबर। देखिए दिन भर की खबरों का आईना 9 PM खबरनामा। आप नाराज हों, रूठें कि खफा हो जाएं। आप नाराज हो, रूठें कि खफा हो जाएं, बात इतनी भी न बिगड़े कि जुदा हो जाए। 6 महीने ही में यह हाल किया बीवी ने, साल भर बाद तो शायद कभी ख्वाबों में मिले। 6 महीने ही में यह हाल किया बीवी ने, साल भर बाद तो शायद कभी ख्वाबों में मिले। इस तरह रखती है वो हमको दबाकर घर में, जिस तरह सूखे हुए फूल किताबों में मिले। पुरसुकून लगती है कितनी झील के पानी पे बच, पैरों की बेताबियां पानी के अंदर देखिए। इस सनीचर महफिल मुशायरा में देखिए जश्न बहार के नाम से दिल्ली में मुनक्किदा एक शानदार आलमी मुशायरा रात 9:30 बजे सिर्फ ETV उर्दू पर। इस प्रोग्राम को पेश कर रहे हैं जिंदा तिलिस्मात, तमाम मौसमी बीमारियों की एक असरदार दवा। ताउन कर रहे हैं मिला स्किन क्रीम, एली फार्मास्यूटिकल्स द्वारा निर्मित। श्री अल्ट्रा रेड ऑक्साइड, भारत का एकमात्र जंग रोधक सीमेंट। 23 कारगर जड़ी बूटियों का करिश्मा, दर्द है तो लूरामेंट है ना। दक्कन की हर छोटी बड़ी सरगर्मी पर हमारी नजर, लेकिन आप तक पहुंचाते हैं सिर्फ वो खबर जो करे आपको बेदार। सियासत के गलियारों से रोजमर्रा की जिंदगी
दक्कन के गोशे गोशे से आप तक खबरें पहुंचाता दक्कननामा, रोजाना शाम 6:30 बजे। कांग्रेस बहुत बड़ी अखिल भारतीय पार्टी है। पूरे देश के कांग्रेस जनों की निगाह फिलहाल दिल्ली के एआईसीसी दफ्तर और राहुल गांधी की कमान पर लगी हुई है। 17 जनवरी के एआईसीसी अधिवेशन तक जो होगा उससे कांग्रेस जन का मूड बनेगा या बिगड़ेगा। इस पर चर्चा के लिए आज मेरे साथ वरिष्ठ पत्रकार वेंकटेश केसरी है। केसरी जी, 17 जनवरी को एआईसीसी अधिवेशन होने की जो घोषणा हुई है उसके बाद कांग्रेस में तमाम तरह की अटकलें हैं। आपके अनुसार उनमें क्या है, सार तत्व क्या है उन अटकलों में? उनमें सार तत्व ये है कि नई टीम को लाना है, लेकिन नई टीम यानी कौन सी टीम? ये राहुल की टीम होगी, सोनिया गांधी की टीम होगी, कांग्रेस की टीम होगी या डिलीवरी करने वाली होगी? नहीं, लेकिन ये बहस ये चल रही थी कि कांग्रेस की पुरानी टीम जो है, जो सोनिया गांधी के साथ थी, वो वापस इफेक्टिव होगी और वो चुनाव लड़वाएगी, या जो राहुल गांधी ने बनाई है वही टीम चलेगी और वो ज्यादा मजबूत होगी? एक थिंकिंग कांग्रेस में है कि मिक्स्ड टीम लाइए आप। बुरारी अधिवेशन का उन्होंने कहा था। अब ऐसी बात है कि अभी जो 4 स्टेट में चुनाव हारे हैं तो कम से कम 5 जनरल सेक्रेटरीज को चेंज करेंगे। एक बात वो बता रहे हैं। उसके बाद में कुछ पीसीसी यानी प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष को बदलेंगे। तीसरी बात वो बता रहे कि 2 चीफ मिनिस्टर को बदलना है। अब ये कब करेंगे चुनाव, यानी 17 जनवरी के पहले करेंगे, बाद में करेंगे, या कैसे करेंगे, ये टाइम टेबल कांग्रेस हाईकमांड को तय करना है। लेकिन लॉजिक ये बता देता है अगर उनको चेंज करना है तो क्योंकि उनके पास टाइम कम है, नई टीम को काम करने का अवसर यानी समय मिलना चाहिए, इसलिए अगर होगा तो 17 जनवरी के पहले होना चाहिए। ये सब 17 जनवरी से पहले कांग्रेस का पूरा चेहरा एक तरह से कांग्रेस का संगठन के स्तर पर कामराज योजना के हिसाब से चेंज होगा, सरकार में कोई चेंज नहीं होगा। सरकार तो अब तो चुनाव के लिए जा रही है तो सरकार का सवाल नहीं पड़ेगा, लेकिन कांग्रेस को करना पड़ेगा, यानी करने की बात शुरू हो चुकी है। अब ये अटैक हो रहा है कि ये किसको लाएंगे, कैसा करेंगे। लेकिन एक बात, ये इसी अटैक में क्या राहुल गांधी और उनकी टीम को फ्लॉप हुआ माना जा रहा है या नहीं? कांग्रेस में मानते तो सब है कि ये टीम फ्लॉप हुई है, लेकिन कोई बोलने के लिए तैयार नहीं है। उसके पीछे लॉजिक ये दे रहे कि जैसा ही हम अटैक करेंगे तो फैमिली पे अटैक होगा, फैमिली पे अटैक हो तो पार्टी खलास हो जाएगी और देश के लिए, डेमोक्रेसी के लिए अच्छा नहीं है। ये तर्क, ये लॉजिक वहां से दिया जा रहा है। नहीं तो उसमें फिर ये सवाल आता है कि एक तरफ ये भी चर्चा है कि राहुल गांधी भी 17 जनवरी को एआईसीसी के अंदर बतौर प्रधानमंत्री उम्मीदवार कांग्रेस घोषित कर दे। क्या ये संभव है? क्योंकि मुझे नहीं समझ में आता कि एआईसीसी का अधिवेशन इसके लिए क्यों जरूरी है। अब वो करेंगे नहीं करेंगे कैसा, क्योंकि सामने जो उनके सामने चैलेंज है वो इलेक्शन का है, उनको तो करना ही पड़ेगा। ये थिंकिंग है, ये एमपीज भी बोल रहे हैं जब राहुल गांधी प्रधानमंत्री पद के उम्मीदवार है तो उसको आप अनाउंस करने में देरी किस लिए है? एक तो उनको मोरल बूस्ट अप करना है, चुनाव के बाद में उनका मनोधैर्य उनका खलास हुआ है, उसके बाद में उनको चेहरा दिखाना है कि हमारा चेहरा कौन है। तो ये चेहरे में फिर वो उनको 17 जनवरी को करो या उसके पहले करो या वर्किंग कमेटी है। आपको याद होगा कि जब चिंतन शिविर हुआ था जयपुर में, उस समय भी चिंतन शिविर होने के बाद में वर्किंग कमेटी हुई थी, उसके अंदर प्रस्ताव दिया गया, दूसरे दिन एआईसीसी मीटिंग में रखा गया। उस समय बताया गया था कि ये इसके लिए उसकी जरूरी नहीं है। ये मतलब वही प्रक्रिया की कार्य समिति की पहले बैठक होगी, फिर एआईसीसी का होगा और उसमें राहुल गांधी को प्रोजेक्शन वाला ये बनेगा। हो सकता नहीं, अगर ये हो सकता है, इसको लेकर ज्यादा कटकलबाजी है तो उनके साथ में उनकी जो टीम है, जो मौजूदा 5 जो नए, भले मधुसूदन मिस्त्री से लेकर मोहन प्रकाश और ये तमाम जो लोग हैं, ये तो टिके रहेंगे और ये तो और ज्यादा मजबूत होंगे। इनके साथ और टीम ज्यादा नए चेहरे वाले नहीं आएंगे। नहीं, नए चेहरे तो उनको देना पड़ेगा, लेकिन नए चेहरे के साथ में जो डिलीवर कर पाएगा, ये जो राहुल गांधी जी की जो टीम थी, वो टीम ने फॉर्चुनेटली या जैसा भी वो डिलीवर कर नहीं पाए। अब ये पूरा निर्णय राहुल और सोनिया गांधी को लेना पड़ेगा। नहीं, आपके अनुसार, क्योंकि इस समय पूरा देश एक तरह से एआईसीसी में, कांग्रेस के पूरे देश के जो कांग्रेस जन है वो एआईसीसी पे देख रहे होंगे कि एआईसीसी में क्या होता है, किस तरह के फैसला होते हैं। तो क्या लगता है आपको कि सोनिया गांधी के साथ जो 2009 या 2004 में जो टीम थी जिन्होंने जिताया कांग्रेस को, वह वापस लौट आ रही है, बाउंस बैक हो रही है?
लॉजिक देखा जाए तो वो उन्होंने डिलीवर किया था, 2 चुनाव उन्होंने जितवाए थे, उनको लाना पड़ेगा। लेकिन जबकि कांग्रेस ने राहुल गांधी को प्रोजेक्ट किया है और जब नई टीम युवाओं की बात हो रही है, यूथ सबसे ज्यादा की बात हो रही है, तो अभी उनको वो मतलब वो प्रैक्टिकल लेना है, तो जो डिलीवर करेगा, क्योंकि वो पुराना है, नया है, क्या एज है, फर्क वाला नहीं होगा, सब पैरामीटर चेंज हो गए, सब पैरामीटर चेंज होगा, कास्ट कंसिडरेशन चेंज होगा, उसको क्या है उसकी क्वालिटी देखेंगे। अगर वो कांग्रेस को बचा सकता है तो उनको लाएंगे। वही कांग्रेस के अलायंस को लेकर भी और सबको लेकर राहुल गांधी की सोच बदल गई होगी कि अब तमाम कि हमें किसी भी हो चुनाव जीतना, ये प्रायोरिटी में चुनाव जीतना इनकी प्रायोरिटी रहेगी नंबर 1। अगर उनको राहुल गांधी का प्रधानमंत्री पद का उम्मीदवार अनाउंस करना है तो कांग्रेस के जो एग्जिस्टिंग जो अलाइज है उनके साथ में उनको अनऑफिशियली बात करनी पड़ेगी, जो प्रोस्पेक्टिव अलाइज है उनके साथ में बात करनी पड़ेगी। वो भी एक बहुत बड़ा पेच है कि हाँ यूपीए की तरफ से किसको प्रोजेक्ट, कांग्रेस से ही प्रोजेक्ट नहीं होंगे, वो यूपीए की तरफ से। हाँ, ये अपने आप में एक बहुत बड़ा सवाल है। उनके अंदर राष्ट्रवादी कांग्रेस को बोलना पड़ेगा, नेशनल कॉन्फ्रेंस को बोलना पड़ेगा, अजीत सिंह का जो आरएलडी उनको बोलना पड़ेगा, लालू यादव को बोलना पड़ेगा, और जो लेफ्ट जो उनको प्रोस्पेक्टिव अलाइज मानते हैं उनसे बात करनी पड़ेगी। तो ये सब इफ्स एंड बट्स है, लेकिन उसके बावजूद भी कांग्रेस में एक बहुत बड़ी डिमांड है, प्रेशर है कि आपको राहुल को अनाउंस करना पड़ेगा। उस नाते ये पूरा कयास है कि पुरानी टीम चुनाव में उन्हीं के कमान में लड़ा जाए, उन्हीं की तैयारियों के हिसाब से। चेहरा राहुल का रहेगा लेकिन शायद टीम पुरानी रहेगी। जी कैसे जी, बातचीत को यहीं समाप्त करेंगे। प्रोग्राम में आने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। हमारा प्रोग्राम अब यहीं खत्म होता है, मुझे इजाजत दीजिए, कल फिर मिलेंगे इसी चैनल पर इसी समय। अस्सलाम वालेकुम, आदाब अर्ज़ है, सुबह बखैर, दिल से वेरी वेरी गुड मॉर्निंग ख़वातीन और हज़रात। प्रोग्राम दिल से में आपका खैर मकदम करते हैं। एक खूबसूरत सी ठंडी ठंडी सुबह में हम हमारी इंटायर टीम आपकी खिदमत में हाजिर है प्रोग्राम लेकर। जाहिर है इस प्रोग्राम के बारे में तो बड़ी अच्छी तरह से आप जानते हैं कि इस प्रोग्राम में हम गोल्डन एरा के गोल्डन गीत आपको सुनाते हैं, आपके लिए पेश करते हैं, और ये नगमे आपको कितने पसंद आते हैं, आप कितना इनसे आप एंटरटेन होते हैं, कितना इसे आप एंजॉय करते हैं, ये जाहिर है आपकी कॉल्स और आपकी ईमेल्स की शक्ल में हमें पता चल जाता है, पूरा पूरा हमें अंदाजा हो जाता है। अगर आज की बात करें तो आज है 24 दिसंबर, आज है 24 दिसंबर, और आज जो नगमे आपको सुनाए जाएंगे, आज जिस हस्ती की आवाज आप इन नगमों के जरिए सुनेंगे, यकीनन एक दफा फिर इस आवाज को सुनकर आपका दिल बाग बाग हो उठेगा, और आज इन नगमों को सुनकर एक दफा फिर आप ये मजबूर हो जाएंगे कहने के लिए कि यस ही इज द अल्टीमेट सिंगर, यस ही इज द बेस्ट, यस ही इज द सिंगर ऑफ द मिलेनियम। हम जिनकी बात कर रहे हैं वो यकीनन एक बहुत बाकमाल शख्सियत थे, एक अजीम गुलूकार थे, बेहतरीन फनकार थे, और शायद सबसे ऊपर एक बहुत अच्छे सीधे साधे, एक बहुत नेक बड़े शरीफ इंसान थे। आज हम आपको बताना चाह रहे हैं कि जी हाँ, वो खूबसूरत दिन है, वो बड़ा दिन है जब हमें मौका मिला है कि हम मोहम्मद रफी साहब को खराज अकीदत पेश कर सकें। आज मोहम्मद रफी साहब की यौम पैदाइश है, और जाहिर है इनकी जात को, इनकी
इनकी रूह को हम सलाम पेश करते हैं और एक खूबसूरत सा प्रोग्राम इनके नगमों से, इनकी आवाज से सजाकर संवार कर आपकी खिदमत में पेश करते हैं, आपकी नजर करते हैं। ख़वातीन हज़रात, वही प्रोग्राम है जहां पर जी हां इन गीतों के साथ साथ मोहम्मद रफी की बायोग्राफी के साथ साथ उनकी अच्छी यादगार कुछ बड़ी बातों के साथ साथ आप लोगों को हमारे साथ शामिल होना पड़ेगा। बस इस खूबसूरत सी प्यारी सी मेलोडियस जर्नी के सफर पर हमारे साथ आप जल्दी से शामिल हो जाएं। 1800-345-4026, 1800-425-4089, STD नंबर 08415-305010 के जरिए प्रोग्राम में लाइंस हमारी ओपन हो चुकी हैं। चले जल्दी से हम पहले कॉलर को शामिल कर लेते हैं फौरन से। अस्सलाम वालेकुम, सुबह बखैर। वालेकुम अस्सलाम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। खुशामदीद साहब, कौन बात कर रहे हैं? जी मोहम्मद आसिफ, कोलकाता से। ओके, कोलकाता से? जी हाँ, कोलकाता से आसिफ। आसिफ साहब फरमाइए, क्या हाल है, कैसे हैं? जी बहुत मैं अच्छा हूँ, आप कैसी हैं? बहुत शुक्रिया, ठीक ठाक।